ओके, गुड इवनिंग। आज वेरी फर्स्ट डे हम शुरू कर रहे हैं मैथ का पार्ट 1 और फर्स्ट चैप्टर सेट। ये आपके लिए पूरी तरह से नया चैप्टर है और ये टोटली बेस्ड है सेट थ्योरी के ऊपर। सेट थ्योरी ये एक लॉजिकल मैथमेटिक्स का पार्ट है कि आप लोगों को ये पूरी तरह से नया पार्ट है, बराबर है। इसमें सिंबॉलिकली बहुत ही अलग तरीके से ही अलग है। ये पूरा लॉजिकल मैथमेटिक्स है कि हम किस तरह से एज्यूम करें कि क्या चल रहा है। ये जो सेट थ्योरी है नॉर्मली स्कॉलरशिप में वगैरह हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बराबर है। वेन डायग्राम वगैरह इसमें है कि भाई कोई अगर हम क्लासिफाई करते किसी चीज़ को तो वो क्लासिफिकेशन के थ्रू हम अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो वो कैसे करेंगे। अब सबसे पहला सवाल आता है व्हाट इज सेट, बराबर है। अब आप लोगों ने बुक्स खरीदी किए होंगे तो दुकानदार को हम क्या कहते हैं कि भाई 9th का टेक्स्ट बुक सेट दे दो, बराबर है। हम नॉर्मली क्या कहते हैं 9th का टेक्स्ट बुक का सेट। सेट का मतलब क्या है कि अब उसमें जो भी दुकानदार को ये चीज समझ में आती है कि ये सामने वाले जो कस्टमर है इन्हें पूरे 9th के टेक्स्ट बुक ही होना चाहिए, बराबर है। तो वो क्या करेगा कि 9th के सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स है उन सभी सब्जेक्ट के वो टेक्स्ट बुक लेगा, उसका एक बंच बनाएगा और आपको बताएगा। कभी ऐसा होता है कि उस सेट में बीच में ही उसने 9th के 10th के मैथमेटिक्स के साइंस की बुक डाल दिए, ऐसा कभी नहीं होगा। Why? Because उसके पास उस सेट का वेल डेफिनेशन है कि कस्टमर को एग्जैक्टली 9th की ही टेक्स्ट बुक चाहिए, तो उसमें एड का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने उसको एक वेल डिफाइंड ग्रुप का नाम बता दिया कि यस भाई मुझे 9th के टेक्स्ट बुक का ग्रुप चाहिए, या उसको हम बोल सकते हैं सेट कलेक्शन चाहिए, बराबर है। तो अगर हम उस कलेक्शन में देखेंगे तो उसमें क्या क्या मिलेगा हमें, 9th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का मैथ के दोनों बुक्स, साइंस के दोनों बुक्स, सोशल के दोनों बुक्स, हिंदी का बुक, संस्कृत का बुक, कंप्यूटर का बुक और जीके का होगा सब्जेक्ट तो जीके का बुक। तो ये सब मिलके हमारा 9th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक का सेट बनता है। तो यहाँ पर हमने एक वेल डेफिनेशन कर दिया, उसको डिफाइन किया है कि आई वॉन्ट ओनली 9th टेक्स्ट बुक, आई डोंट वॉन्ट एनी अदर टेक्स्ट बुक ऑफ अदर क्लासेस, दैट इज 10th और 8th, उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। समझ में आया? या फिर कभी हम है ना बाजार में जाते हैं, बराबर है, तो हम 2 बैग्स लेके जाते हैं और बाजार में जाने के बाद हम क्या क्या हमारी तरकारी, हमारा मेथी की सब्जी, आलू, कांदा जो भी है वो सारा हम वेजिटेबल जितना भी लगता है वो सारा बाजार में से, जो भी हमारा वीकली मार्केट होता है संडे का, उसमें हम वही चीजें, ऐसा तो नहीं होता कि हमने बाजार खरीदी किया डायरेक्ट घुस गए हम सोने की दुकान में और सोने का भी जो थाली, जो भी चम्मच, जो भी हमने खरीदी किया, ऑर्नामेंट्स खरीदी किए वो उसमें डाले, फिर कपड़े की दुकान में गए वही थैली में कपड़े भी डाल दिए, वही थैली में हमने वॉशिंग पाउडर भी डाल दिया। ऐसा तो हम करते नहीं। नॉर्मली अगर हम मार्केट में गए, वेजिटेबल मार्केट में, तो हम सारा वेजिटेबल ही उस बैग में रखेंगे। तो वो बैग भी एक तरह का सेट बन गया, किसका, वेजिटेबल्स का, बराबर है। फिर हमारे पास घर में चाबियों का बंच रहता है, बराबर है। फिर उसमें हमारे घर के ताले की चाबी होती है, गाड़ियों की चाबी होती है, हमारा होती है, टेरेस का गेट होता है उसकी चाबी होती है, या बीच में कुछ स्टोर रूम होगा, स्टोर रूम की चाबी होती है। तो उस बंच में होता क्या है, सारा का सारा चाबी या कीज जिसे कहते हैं, कीज होते हैं। उसमें हम कभी हमारा पेन लटका के नहीं रखते, उसमें हम कभी पेंसिल लटका के नहीं रखते या पेन ड्राइव डाल के नहीं रखते, बराबर है ना। वो जो बंच रहेगा उस बंच में सिर्फ और सिर्फ हम कीज रखते हैं। मीन्स ये बंच को एक वेल डेफिनेशन मिल गया है, वी कैन डिफाइन दैट बंच एज अ की बंच, बराबर है।
तो ये वेल डेफिनेशन का मीनिंग समझ में आया कि उससे हमें पता चलना चाहिए कि ये जो कलेक्शन है ये किस चीज का कलेक्शन है, उसमें वही चीजें मिलेंगी, दूसरी कोई चीज नहीं मिलेगी। अब और हमारा थोड़ा स्पेसिफिक वेल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इफ वी से दैट ए इज अ सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स, बराबर है, तो अल्फाबेट कितने हैं इंग्लिश अल्फाबेट? 26। उसमें क्या आएगा? ए बी सी डी एंड अप टू जेड तक, बराबर है। अब देखो मैंने पूरे 26 यहाँ लिखे नहीं है, उसके लिए मैंने क्या किया, शॉर्टकट यहाँ डॉट डॉट डाल दिए, बराबर है। तो ये डॉट डॉट जो है ये क्या दिखाते हैं कि इसके बीच में जो भी डी के बाद आएंगे वो सारे इस डॉट डॉट में समाएंगे, बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये सेट स्टार्ट होता है ए अल्फाबेट से और एंड होता है जेड अल्फाबेट से, बराबर है। तो यहां पर देखिए, अगर मैं कहूंगा ए इज अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स, मैं इतना ही कहूंगा कि ए इज अ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स, इसका मतलब इस सेट में ओनली इंग्लिश अल्फाबेट को कोई भी सिंबल इसमें नहीं मिलेगा। इसे कहा जाता है वेल डेफिनेशन। क्या कहा जाएगा? वेल डेफिनेशन। अगर मैं कहता हूं कि टी इज अ सेट ऑफ ऑल टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन क्लास 9, ठीक है। इसका मतलब अब देखो क्या है कि टी एक ऐसा सेट है जिसमें सभी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, जो क्लास 9 में पढ़ रहे हैं ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट का ये सेट है। अब एक चीज बताओ कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक बंदा है जो मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो मैथ्स के सर कहते हैं हाँ ये ना, समझो उसका नाम सुशील है, सुशील बहुत ही ब्रिलियंट लड़का है 9th क्लास से, लेकिन उसको इंग्लिश का कुछ नहीं आता, बराबर से आता नहीं, बहुत सारी गलतियां कर देता है, उसको वो समझ में नहीं आता इंग्लिश। तो इंग्लिश के सर उसको क्या कहेंगे? नहीं, वो सुशील को तो कुछ नहीं आता। अब देखो हमने क्या किया, स्टूडेंट वही है सुशील नाम का, वो भी 9th क्लास का ही है। एक सर कह रहे हैं टैलेंटेड है, दूसरे सर कह रहे हैं नहीं नहीं इतना टैलेंटेड नहीं, वो तो एवरेज बच्चा है। मीन्स यहां पर क्या हुआ कि हम वी आर डिफाइनिंग इन दिस सेट टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट, बराबर है। यहां पर सेट किसका बना है? टैलेंटेड स्टूडेंट का। लेकिन ये सेट देखते ही सामने वाला जो आदमी है कि मैथ के सर होंगे तो उनके लिए सुशील टैलेंटेड हो गया, और इंग्लिश के सर आएंगे तो उनके लिए सुशील एवरेज स्टूडेंट हो गया। तो यहाँ पर सुशील का जो टैलेंट का डेफिनेशन है वो वेरी कर रहा है, जैसे सर बदल रहे तो सुशील टैलेंटेड और एवरेज दोनों हो रहा है। मीन्स हम इसको वेल डिफाइंड टैलेंट सेट कहेंगे क्या या स्टूडेंट कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि सुशील ये ऐसी चीज है, टैलेंट ये सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको जज करता है। किसी को वो सुशील बहुत टैलेंटेड लगेगा, किसी के लिए वो एवरेज स्टूडेंट लगेगा, बराबर है। तो यहाँ की वेल डेफिनेशन नहीं हो सकती, हेंस we cannot consider it as a set. So T, it is not a set. ये सेट होगा क्या? ये सेट नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को कि किसे सेट कहना है और किसे नहीं कहना है। अब फिर आप कहेंगे कि सर फिर वो 9 के स्टूडेंट को हम क्या कहेंगे? वो जो ग्रुप बनाया उसको हम सेट नहीं कहना है, तो हमने तो उनको एक जगह पे कलेक्ट किया है, तो उसे कहेंगे क्या? तो इट इज जस्ट अ ग्रुप, वो एक सिंपल सा ग्रुप रहेगा, बट उसको हम सेट नहीं कह सकते। सेट हम उसी ग्रुप को कहेंगे जिसका वेल डेफिनेशन बनेगा। समझ में? जैसे आपका बैग में कंपास बॉक्स होता है स्कूल बैग में, तो कंपास बॉक्स एक वेल सेट होगा, बिकॉज कंपास बॉक्स में आप क्या क्या रखते हैं? पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर,
दो ट्राइंगल्स रहते हैं सेट स्क्वायर, फिर डिवाइडर रहता है, चॉप रहता है, स्केल रहता है, बराबर है ना, और ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम टेबल रहता है, इतनी ही। अब उस कंपास बॉक्स को एक्चुअली नाम क्या है? ज्योमेट्रिक बॉक्स। क्या नाम है? ज्योमेट्रिक बॉक्स। तो ज्योमेट्री के फिगर्स निकालने के लिए जो जो चीजें आवश्यक है वो सारी आपको उस बॉक्स में मिलेगी। मतलब उसका वेल डेफिनेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसीलिए वो एक सेट बनेगा। समझ में? वैसे ही आपका जो स्कूल का बैग होता है वो भी एक तरह का सेट ही है। स्कूल के बैग में आपको क्या क्या मिलेगा? नोटबुक, वर्कबुक, फिर असाइनमेंट बुक्स, प्रैक्टिकल बुक्स, टेक्स्ट बुक, राइटिंग पैड, कंपास बॉक्स, टिफिन बॉक्स, बराबर है, और ग्राफ बुक भी मिलेगा। समझ में? तो ये ऑल दीज थिंग्स आर नीडेड फॉर एजुकेशन पर्पज, that or we can say that these things are required for a school student। तो ये यहाँ पर एक वेल डेफिनेशन हो गया कि ये ऐसा एक बैग है जिसमें स्कूल की सारी जरूरी चीजें मौजूद है। तो या इसे हम कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसीलिए स्कूल बैग हमारा क्या होगा? एक सेट बन सकता है। समझ में आए? तो ऐसे सेट हम किसी भी चीज का सेट कर सकते हैं, बट उसके अंदर जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे उन ऑब्जेक्ट का कोई तो भी पर्पस के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्शन होना चाहिए। जैसे स्कूल बैग में अगर हम बोलेंगे कि मैंने ड्रेसेस रखे हैं, मेरे शॉर्ट्स है, मेरे जो भी पैंट्स है, फिर टी शर्ट्स है, फिर लड़कियों का जो भी चोली घाघरा या जो भी ड्रेस रहेंगे, वन पीस या टू पीस जो भी रहेगा, कोट रहेगा, ये चीजें हम, या ना ही हम हमारा ग्रोसरीज भी वहां नहीं रखेंगे। 1 किलो शक्कर रख दिया मैंने, ऐसा तो कभी होगा नहीं। दैट्स व्हाई अगर हम रखते हैं तो वो सेट नहीं बनता। अगर हम रखते हैं तो उसे हम सेट नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम उसे सेट कहना है तो हमें उसमें वेल डिफाइन एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन रहने वाली चीजें ही रखनी पड़ेगी। तो आपको डेफिनेशन आप समझ में आया कि विच ग्रुप कैन बी सेड एज अ सेट? द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन दैट ग्रुप इज कॉल्ड अ सेट। उस वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को हम सेट कह सकते हैं। ठीक है? अब ये सेट जो है, इस सेट को लिखने के कुछ तरीके हैं। इस सेट को लिखने के तरीके हैं, उसे कहा जाता है सम रूल्स फॉर डिनोटिंग अ सेट। अगर हमें सेट लिखना है, सेट लैंग्वेज में अगर हमें कुछ चीजें बतानी है, एक्सप्लेन करनी है, तो सबसे पहला पॉइंट है, देखो, सेट मस्ट हैव अ नेम। उसको क्या होना चाहिए? एक नाम होना चाहिए, बराबर है। अब वो नाम क्या हो सकता है? वो नाम कुछ भी एक इंग्लिश अल्फाबेट हो सकता है। जैसा आप सभी ने देखा होगा कि मैंने ऊपर एक सेट लिया था, ए, अल्फाबेट का सेट लिया था, तो उस सेट को मैंने नाम दिया था ए। ए देखो यहाँ पर ए लिखा था, यस। ये कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर, एंड दैट टू बी अ कैपिटल लेटर। हम सेट को एक नाम देंगे, कोई भी अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, और वो भी कैपिटल लेटर में। आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ए टू जेड। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बराबर है, फिर ज्योमेट्रिकल बॉक्सेस, ज्योमेट्रिकल चीजों का सेट है तो उसको जी दे देंगे। समझ में? स्टूडेंट का सेट है तो उसको एस नाम दे देंगे, तो वो पहचानने में बहुत आसान जाता है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट रहेगा तो हम क्या करेंगे? नॉर्मली एन दे देंगे उसको, बराबर है। होल नंबर का सेट रहेगा तो होल नंबर कहां से शुरू होता है? डब्ल्यू से। तो ये एक लॉजिकल वे में उसको नाम दिया जाता है, और वो भी कैपिटल। ऐसा कोई बंधन नहीं है, आप जो चाहे वो यहाँ पर अल्फाबेट चॉइस कर सकते हैं फ्रॉम ए टू जेड, बराबर है। उसका नाम कुछ भी हो सकता है। फिर दूसरा हमारा जो रूल है, वो रूल ये कहता है ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर डिनोटेड बाय लोअर केसेस। अब समझो, हमने एक अल्फाबेट का
ले लिया है, सपोज हम ओवेल्स, अब हमें मालूम है कितने ओवेल्स है, 5 ओवेल्स है, बराबर है, ए ई आर, बराबर है। तो ये 5 ओवेल देखो मैंने कैसे लिखे हैं, स्मॉल लेटर्स में। मैंने यहाँ कैपिटल ए नहीं लिखा, कैपिटल ई नहीं लिखा, कैपिटल आई नहीं लिखा, कैपिटल ओ या यू भी मैंने कैपिटल में नहीं लिखा। तो इसमें हम जो भी एलिमेंट्स, अब इसमें जो एक एक इस लेटर को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। तो ये एलिमेंट और ऑब्जेक्ट इसमें जो हम पुट करेंगे उसे आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। ओनली जब अगर कोई ऐसा सेट है स्पेसिफिकली, वो आपको कैपिटल लेटर्स, एम इज अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स यूज्ड इन स्पेलिंग मुंबई। सो एम यू एम बी ए, फिर आप बोलेंगे सर आपने एक एम खा लिया, एम यू एम बी ए है, ये मुंबई का स्पेलिंग है, तो 2 बार एम आता है, आपने एक ही बार लिखा है, और इसको कॉमा कॉमा से सेपरेट करना है, बराबर। तो यहाँ पर एक रूल है कि अगर कोई लेटर या के ग्रुप में 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार भी रिपीट हो रहा है, तो आप उसको सिर्फ एक ही टाइम पर लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ m 2 बार रिपीट हुआ है, MUMBAI, तो MUM 2 बार आया है m, इसलिए मैंने उसको सिंगल टाइम ही लिखा है। ओके, तो ये हो गया मुंबई का एक सेट। फिर आप कहेंगे सर यहाँ तो एलिमेंट आपने कैपिटल लेटर्स में लिखे। सेट का एक और रूल है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इज रिपीटिंग इन योर ग्रुप और सेट, सेट के अंदर वो रिपीट कर रहा है, तो आप उसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, ओनली 1 टाइम। उसको रिपीट नहीं करना है, बार बार उसको लिखना नहीं है, बराबर है। वो आगे और आएगा, मैं बताऊंगा वो जब रूल्स है। अभी आप फिलहाल इतना ही ध्यान में रखो कि अगर कोई केस में अगर आपको ऐसा दिया गया है कि भाई वो सारे एलिमेंट्स कैपिटल लेटर में है, जैसे मुंबई का सारा कैपिटल लेटर में है, तो आपको वो एलिमेंट एज इट इज लिखना होगा, उसको स्मॉल नहीं कर सकते, ठीक है। वो सिर्फ अगर आपने बाय चॉइस स्मॉल ही रखना है। नॉर्मली 90% ऑफ केसेस में आपको स्मॉल ही लेटर रखने हैं, कैपिटल लेना नहीं है, लोअर केसेस होने चाहिए एलिमेंट के। ओके, अब देखो अभी ये मैंने ऊपर जो सेट लिया है ओवेल्स का, तो उसमें ए सेट ई जो हमारा एलिमेंट है वो किस सेट से आ रहा है, ए सेट से, बराबर है। तो यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूं कि दिस ई एलिमेंट दिखा रहा हूं बिलोंग्स टू दिस सेट ए। ये एक लिखने का तरीका है, बराबर है। तो ये जो इस तरह का राउंड शेप में ई लिखा है यहाँ पर, है कि नहीं, इसे देखो यहाँ मैंने नीचे भी थर्ड एग्जांपल में क्या लिखा है, इफ ए इज अ पार्ट ऑफ सेट। ए क्या है, ए इज अ एलिमेंट, ये एक तरह का, ये पी सेट का, सेट पी है, सेट का नाम क्या है, पी। देखो यहाँ पर मैं बॉक्स कर रहा हूं उसको, तो पी इज अ सेट, उसका ये ए, ये एक लेटर उसका एलिमेंट है, ये लेटर उसका एलिमेंट है। तो हम इसको किस तरह से डिनोट, देन इट इज डिनोटेड एज, कि मुझे बताना है कि ये ए वाला जो अल्फाबेट है वो पी सेट से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है, पी सेट से बिलोंग कर, वो प्रॉपर्टी है या एलिमेंट है ऐसा बताना। बिलोंग्स किसी की जायदाद या मालमत्ता होना। तो ये ए अल्फाबेट किसके सेट से बिलोंग कर रहा है, पी सेट से। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, ए और ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, किसका सिंबल है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। क्या कहेंगे अभी पढ़ते वक्त, कैसे पढ़ेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट पी। देखो पी को मैंने कैपिटल लिखा, तो ये देखो यहाँ नीचे मैंने एक्सप्लेन किया है कि दिस सिंबल इसे कहा जाता है बिलोंग्स टू, दैट इज ए बिलोंग्स टू से हम उसको रीड कर सकते हैं। जब भी हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा तो हम उसको किस तरह से पढ़ेंगे, ए बिलोंग्स टू पी। समझ में?
अगर इस बिलोंग्स टू के ऊपर ऐसा एक क्रॉस साइन दिख रहा है, नीचे के लाइन में देखो, ये अगर क्रॉस साइन दिख रहा है तो उसे कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ये साइन कैसा है? डज नॉट बिलोंग्स टू का। तो उसको हम इस तरह से अगर लिखा है कि ए और उसके ऊपर क्रॉस किया हुआ बिलोंग्स टू पी, इसको रीड कैसे करना है? ए डज नॉट बिलोंग्स टू पी। दिख रहा है सबको? देखो यहां पर मैं बॉक्स कर देता हूं, ए डज नॉट बिलोंग्स टू पी। ओके, रीड करने का तरीका भी बताया, लिखने का तरीका भी आपको बता दिया। अब अपने मैथमेटिक्स में कुछ सेट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, बराबर। हमने बचपन से लगभग 5th या 6th स्टैंडर्ड से हमने नेचुरल नंबर सीखे, होल नंबर सीखे, फिर इंटीजर सीखे, फिर हमारा 8th स्टैंडर्ड में हमारा इंट्रोडक्शन रैशनल नंबर के साथ हुआ। सिंपली उसके साथ हमने इरेशनल नंबर्स की भी डेफिनेशन और थोड़ा इंफॉर्मेशन हमें 8th स्टैंडर्ड में मिल चुका है, बराबर। और 9th स्टैंडर्ड में अब हम यहाँ पर रियल नंबर भी सीखने वाले हैं। तो ये सारे जो नंबर सिस्टम्स कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नंबर सिस्टम्स। ये जो सारी नंबर सिस्टम्स है, इनको एक सेट के नाम दिए गए हैं। तो ये n जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर के लिए ही इस्तेमाल होगा। अब किसे न है? तो नेचुरल नंबर आर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 1। सबसे और पहला नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और ये जो आगे का मतलब होता है कि these are infinite, these are infinite। ये सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो all are infinite numbers, उनको एंड नहीं होगा। अगर जन्म भर भी हम तो we can continue it, बराबर है। फिर नेक्स्ट आता है होल नंबर। अब होल नंबर में देखो, लोवेस्ट होल नंबर इज 0 एंड विशेषता ये होती है कि 0 और नेचुरल नंबर ये मिलके होल नंबर बनते हैं, बराबर है। तो दिस इज 0 इज द नंबर, ओनली होल नंबर, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और अदर्स आर नेचुरल एज वेल एज होल नंबर। अदर मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दीज आर होल नंबर एज वेल एज नेचुरल। कि बाकी जो नंबर है 1, 2, 3 ये सारे आपको नेचुरल नंबर में भी मिलेंगे और होल नंबर में भी मिलेंगे, लेकिन 0 मिल रहा है कि नंबर कहेंगे। और बाकी नंबर जो है वो नेचुरल एज वेल एज होल भी कंसीडर किए जाते हैं। इसलिए होल नंबर सेट में कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट है। ये कितने हैं? ये फाइनाइट और इनफाइनाइट के ऊपर हमारा आगे सेट का क्लासिफिकेशन है कि सेट को के हम टाइप बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। सेट हमें वहां पर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। सेट इनफाइनाइट है, कौन सा फाइनाइट है, ये समझने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट हमारा नंबर सेट है, वो है इंटीजर सेट। कौन सा है? इंटीजर। अभी आप लोगों को लगभग इंटीजर के बारे में सारी चीजें पता होगी। ओके, फिर भी हम एक बार 2 मिनट में देखते हैं। नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड नेचुरल नंबर। देखो 3 चीजें इंटीजर्स में होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव नेचुरल नंबर, 0 एंड निगेटिव नेचुरल नंबर। समझ में आया? तो मिला के हम क्या बनाते हैं? इंटीजर सेट बनाते हैं। अब ये इंटीजर सेट में अगर देखेंगे, मैंने लिखते वक्त यहाँ पर दोनों साइड में डॉट्स, इप्सिलॉन साइन जैसे कहा जाता है, ये डॉट्स लिखे हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये निगेटिव साइड में भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड होगा। ये इनफाइनाइट निगेटिव नंबर्स भी मिलेंगे आपको एंड इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर्स भी मिलेंगे। तो ये ऐसा सेट है जो दोनों दिशाओं में इनफाइनाइटली ट्रेवल करता है। अगर निगेटिव नंबर भी अगर आप सबसे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो जिंदगी भर भी आप ढूंढते बैठेंगे तो वो बढ़ते जाएगा, इंक्रीमेंट होते जाएगा। समझ में? निगेटिव नंबर्स में भी और पॉजिटिव नंबर्स में भी
इंटीजर में यही होने वाला है कि आपको लास्ट तक उसका एंड मिलेगा नहीं। दैट्स व्हाई दीज आर इंटीजर्स। इंटीजर्स दोनों दिशाओं में इनफाइनाइटली एक्सटेंडेबल होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्यू। क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब यहां पर आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। रैशनल नंबर नाम है, आर से शुरू होता है, लेकिन इस सेट का जो नाम है वो क्यू से दिया, बिकॉज आर जो नाम है वो ऑलरेडी रियल नंबर से दे दिया है। अब एक ही नाम के दो सेट नहीं बन सकते, बराबर है। इसीलिए उन्होंने रैशनल नंबर को क्यू सेट लेटर से डिनोट किया है। Q इज अ सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के बारे में आप सभी को मालूम है, द नंबर्स रैशनल द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के होता है, उसे हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। बट उसका कंडीशन इज दैट कि P एंड Q बिलोंग्स टू का मतलब कहां से आएंगे, इंटीजर सेट से। आए देखो ये मैंने क्या लिखा, देखो आए, ये सिंबल देखो बिलोंग्स टू का निकाला है मैंने। बिलोंग्स टू इसके ऊपर ही सीखा था। इसका मतलब P और Q कौन से सेट में से उठाने हैं हमें, इंटीजर सेट में से। एंड दूसरा और सेकंड कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 हो गया तो वो रैशनल नंबर पूरा का पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। रीजन क्या है, कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, जैसे कि P अपॉन 0 अगर मैंने लिखा, तो 0 का टेबल नहीं बनता तो उसका डिवीजन नहीं होता, मतलब हम उस नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते कि P अपॉन 0। इसलिए हमारी दूसरी कंडीशन है कि अगर P अपॉन Q रैशनल नंबर है तो उसका P और Q इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब एक तो वो निगेटिव होगा नंबर, या पॉजिटिव होगा, या 0 होगा, ठीक है। बट डिनोमिनेटर में Q है, वो उसका 0 वैल्यू नहीं हो सकता। इसे हम ऐसे फॉर्मेट में जो नंबर लिखते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा, देखो अब P का वैल्यू है -2 मींस इंटीजर हो गया, बराबर है। 3 इज द वैल्यू ऑफ Q, तो 3 भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और ये हमने किस तरह से लिखा है, P अपॉन Q, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखा। इसीलिए दिस -2/3 इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। इसे क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। ओके, अब ये हो गया हमारा Q का सेट। ओके, अब R का सेट, R मीन्स रियल नंबर सेट। अब रियल नंबर किसे कहेंगे, तो रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल और इर्रेशनल दोनों मिलके जो सेट बनता है, दैट सेट इज कॉल्ड एज रियल नंबर सेट। अब आप कहेंगे कि सर फिर ये इर्रेशनल नंबर्स क्या है, तो इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर है जो कि रैशनल के डेफिनेशन में नहीं बैठते। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं √2। अब इस √2 को मुझे P ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट में लिखना है। मैं इसको लिख पाऊंगा, कौन से ऐसे दो नंबर है जिनका डिवीजन हमें √2 के फॉर्मेट में मिलता है, दैट वी डोंट नो। हम उसका जो डिवीजन फॉर्मेट नहीं निकाल सकते, इसीलिए दिस कैनॉट बी एक्सप्रेस, यहां पर लिख देता हूं मैं, कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज P upon Q. Hence, it is an irrational number. So it is an irrational number. ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर बन गया। तो आपको सेट के बारे में ये जो स्टैंडर्ड हमने जितने ये रखे हैं, वो नोटिफिकेशन दिए सेट के, वो समझ में आ गए, सेट का डेफिनेशन ध्यान में आया। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही काफी करते हैं। ओके,
फिर कल मिलेंगे। और आज जितना मैंने यहाँ आपको लिख के दिया है वो सारे नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इसके लिए आपको मेरा जो अनमोल गणिती चैनल है वहां पर जाके सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ में उसको फ्यूचर के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए उसको बेल आइकॉन भी प्रेस करना पड़ेगा। तो आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको मिल जाएगा।